Hello everyone, I hope you all are doing good. Today we are going to study about the anti-defection law. So what is the meaning of defection here? See, आप ऐसे imagine करो, you have voted for a candidate who belonged to party A, but after winning the election, he shifted to the party B without consulting the voters. So here voter will feel cheated. This is known as the political defection, also popularly called as आया राम गया राम. यहाँ लिख देती हूँ, ऑल्सो पॉपुलरली कॉल्ड एज आया राम गया राम. So to stop this political instability, the parliament created the anti-defection law under 10th schedule of the Indian constitution. So जो anti-defection laws है ये 10th schedule में included है and it had been inserted like 52nd Constitutional Amendment Act 1985. You have to remember that anti-defection law was introduced during the tenure of the Prime Minister Rajiv Gandhi. अब the आया राम गया राम है, it has been associated with the anti-defection law. इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है. In 1967, हरियाणा का जो एक MLA था, his name was गया लाल. He shifted his political party 3 times in a day. जैसे कि मतलब अभी 1 घंटे में एक पॉलिटिकल पार्टी, फिर दूसरे घंटे में दूसरे पॉलिटिकल पार्टी, तीसरे घंटे में तीसरे पॉलिटिकल पार्टी. तो क्या था कि उस टाइप के जो बाकी पॉलिटिकल लीडर्स थे, दे कॉल्ड इट एज दी आया राम गया राम. सो आज अगर कोई भी पॉलिटिशियन स्विच करते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी बार बार, तो मीडिया यूज द एक्सप्रेशन आया राम गया राम. सो दिस इज द रीजन वाई आया राम गया राम इज एसोसिएटेड विद द एंटी डिफेक्शन लॉ. अब आगे बढ़ते हैं. सी डिफेक्शन हैड बीन डिफाइंड टू अबेंडन अ पोजीशन और द एसोसिएशन टू जॉइन एन ऑपोजिंग पार्टी. एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज इंसर्टेड बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985. It had been included by the 10th schedule of the Indian Constitution and it was introduced during the tenure of the Prime Minister Rajiv Gandhi. ये सारी चीज़ें भी रिपीट करती है, ये पहले मैंने बता दिया था. अब आगे चलते हैं. What are the grounds for the disqualification? See, there are 4 grounds on which a legislator can be disqualified. सबसे पहला रीज़न ये है, if he gave up his membership of a political party voluntarily. यहाँ पे फॉर्मल रेजिग्नेशन की ज़रूरत नहीं होती. आप इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझो. एक MLA है who belongs to party A, but he is continuously showing the support to the party B or trying to campaign for the party B without any formal resignation. So this conduct will result into the voluntarily giving up the membership. So he will be disqualified here. So this is the first reason. Second will be vote or abstain from voting against the party whip without prior permission and the party does not condone it within 15 days. आप इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझो. एक पार्टी है, दे इंस्ट्रक्टेड ऑल द MP टू वोट इन फेवर ऑफ अ बिल, बट एक MP है, ही वोटेड अगेंस्ट द बिल. तो ऐसे इसमें क्या होता है कि उसके अगेंस्ट केस किया जा सकता है. तो लेजिस्लेटर के अगेंस्ट केस कर सकते हैं. एक्शन कैन बी टेकन इफ अ लेजिस्लेटर इज वोटिंग अगेंस्ट द पार्टी डायरेक्शन विच इज ऑल्सो नोन एज द व्हिप. And second is if he is abstaining from voting. So these are the 2 reason जिसकी वजह से लेजिस्लेटर के ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है. अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी कंडोन इट विद इन 15 डेज. ये कंडोन का मीनिंग होता है टू फॉरगिव. अगर पॉलिटिकल पार्टी फॉरगिव करता है कुछ लेजिस्लेटर को विद इन 15 डेज, तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगेगा. अगर वो 15 डेज के अंदर वो मतलब मार्क नहीं करते हैं, सो ही विल बी डिस्क्वालिफाइड. ओके. नेक्स्ट इज एन इंडिपेंडेंट मेंबर जॉइन पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इलेक्शन. कोई भी मेंबर है, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है आफ्टर इलेक्शन, ही विल बी डिस्क्वालिफाइड. लास्ट वाले नॉमिनेटेड मेंबर जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 months फ्रॉम टेकिंग हिज हर सीट. आप ऐसे समझो कि एक मेंबर है, ही टुक हिज ओथ ऑन 1st January. तो 1st January से लेके जून तक है 6 month. तो ही कैन ज्वाइन द पॉलिटिकल पार्टी, उसके ऊपर डिफेक्शन नहीं लगेगा. बट इफ ही इज ज्वाइनिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर जून, तो उसके ऊपर डिफेक्शन के चार्जेस
लग सकती है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 मंथ ज्वाइन करता है तो डिस्क्वालिफिकेशन में फॉलो। तो ये 4 ग्राउंड थे डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ। नेक्स्ट इज कौन डिसाइड करेगा कि मेंबर्स जो है उनको डिस्क्वालीफाई करना है। अब ये जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है इट इज़ गिवन टू द स्पीकर इन केस ऑफ द लोकसभा एंड चेयरमैन इन केस ऑफ द राज्यसभा। ओके, सो स्पीकर है इन केस ऑफ द लोकसभा एंड चेयरमैन इन केस ऑफ द राज्यसभा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे प्रेसिडेंट का कोई काम नहीं है, एंटी डिफेक्शन का जो है वो स्पीकर और चेयरमैन के था अथॉरिटी है। Next is landmark case, that is the Pihoto Holohan case which happened in 1992। ये बहुत इम्पोर्टेंट लैंडमार्क केस है। किहोटो होलोहन केस के थ्रू क्या हुआ था कि एंटी डिफेक्शन लॉ वर डिक्लेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशन पहला। दूसरा ये है कि एंटी डिफेक्शन लॉ इस जो एंटी डिफेक्शन लॉ में जो स्पीकर डिसीजन लेगा वेदर द मेंबर इज डिस्क्वालीफाइड और नॉट, इट इज सब्जेक्ट टू द जुडिशल रिव्यू। अब यहाँ पे जुडिशल रिव्यू को मतलब क्यों रखा गया है, इसके पीछे रीज़न ये है, जैसे कि आप ऐसे समझो कि एक स्पीकर है, इट ही बिलोंग्स टू द रूलिंग पार्टी, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बायसनेस। सो सुप्रीम कोर्ट सेड दैट टू reduce the biasness, the speaker decision should not be completely immune from the judicial scrutiny. This is the reason why speaker decision is subject to the judicial review. तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि किहोटो होलोहन केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ। ये पहला केस है, दूसरा केस आगे है। देयर आर फ्यू एक्सेप्शन इन एंटी डिफेक्शन लॉ। 2 एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन है स्प्लिट, सेकेंड एक्सेप्शन है मर्जर। इसमें जो स्प्लिट्स का जो क्लॉज है इट हैव बीन नाउ डिलीटेड, जो मर्जर क्लॉज है वो अभी भी है। अब बस यहाँ पे समझो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके 1/3 मेंबर है, दे वांट टू फॉर्म दी सेपरेट ग्रुप सो दे कैन डू सो, बट इसका प्रोविज़न है इट हैड बीन वेरी प्रॉब्लमेटिक एंड सुप्रीम कोर्ट कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद द स्प्लिट इन द पॉलिटिकल पार्टी। दिस इज द रीज़न वाई स्प्लिट जो एक्सेप्शन है इट हैड बीन डिलीटेड बाय द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो जो ये स्प्लिट का प्रोविज़न है, स्प्लिट का जो क्लॉज है इट हैड बीन रिमूव्ड इन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। अब जो ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है इसमें 2 आते हैं। सबसे पहला एक ये है स्प्लिट वाला, दूसरा और एक आपको याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। तो ये 2 चीज़ है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। ओके, नेक्स्ट मर्जर। मर्जर में क्या है कि कोई एक ओरिजिनल पार्टी है, पार्टी ए है, एक पार्टी ए के जो 2/3 मेंबर है दे वांट टू जॉइन द पार्टी टू, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। इनके ऊपर क्या होगा, इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ का केस जो है वो नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द ओरिजिनल पार्टी मर्ज विद द अनदर पार्टी दे कैन डू सो, उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ का केस नहीं लगेगा। तो मर्जर का अभी भी है, जो स्प्लिट है इट हैड बीन डिलीटेड बाय द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। आगे चलते हैं, एडवांटेजेस ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ। इसके एडवांटेजेस देखो ये है, सबसे पहले है कि जो एमएलए है, एमपी है, जितने भी लेजिस्लेटर्स है दे कैन नॉट स्विच द पार्टी, तो इट मेंटेन द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बाय रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द गवर्नमेंट। सेकेंडली इट डिस्करेज द एमपी एंड एमएलए फ्रॉम चेंजिंग द पॉलिटिकल पार्टी। वो मनी रिलेटेड हो, वो उस चीज़ के रिलेटिव वो पॉलिटिकल पार्टी को चेंज नहीं कर सकते। दे हैव टू स्टे इन देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी विदाउट प्रायर परमिशन, वो कुछ भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथन द पार्टी डिसिप्लिन एंड मेंटेन द यूनिटी विद इन द पार्टी। दीज आर द 3 advantages ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? दैट फर्स्ट इज द रिड्यूस द फ्रीडम ऑफ द स्पीच। देखो आप ऐसे समझो कि एक पार्टी है, वो एमपी को बोल रहा है कि यू हैव टू वोट इन फेवर ऑफ अ बिल। अब देखो मेरे अपने थॉट ऑफ एक्सप्रेशन है, बट मुझे पार्टी के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा क्योंकि मुझे इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आई हैव टू वोट इन फेवर।
पर ज़रूरी नहीं है कि मैं उस बिल के फेवर में ही हूँ। हो सकता है कि मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन हमें पार्टी के रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। कोई यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है इट हैज़ बीन रिड्यूस, वो यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ। सेकेंड इज द स्पीकर डिसीजन में भी बाइस। यहाँ पे स्पीकर अगर रूलिंग पार्टी से है तो स्पीकर डिसीजन कैन बी बाइस। थर्ड इज द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिसाइड फिक्स टाइम लिमिट फॉर द स्पीकर टू डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन पेटिशन विच कैन क्रिएट अनसर्टिनिटी। अब यहाँ पे ध्यान रखो, केशव मेघचंद्र सिंह वह स्पीकर ऑफ द मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है इट एडवाइज द स्पीकर नीड टू डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन पेटिशन विद इन 3 मंथ। किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है, ही नीड टू डिसाइड विद इन 3 मंथ। यहाँ पर टाइम लिमिट दी गई है। इट हैव बीन मेंशन्ड इन केशव मेघचंद्र सिंह विच इज स्पीकर ऑफ द मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली इन 2020। एक ये वाला और पीछे जो कि ओटो होलोहन केस था 1992। दीज टू आर important cases in case of the anti-defection law। कुछ पीवाई के वहाँ जो मैंने ऐड किए थे इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले है एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इंट्रोड्यूस थ्रू 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। ओके, अब मैं ये भी बता देती हूँ, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1976, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिकॉज इसके थ्रू ना बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए हैं इंडियन पॉलिटी के अंदर। उससे मेन ऐसे आप ऐसे समझो कि एक प्रियम्बल है, प्रियम्बल में सोशली सेक्युलर इंटीग्रिटी हैव बीन एडेड, तो ये आप ये याद रख सकते हैं। ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी हैड बीन रिमूव्ड बाय द अमेंडमेंट एक्ट। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ एंड 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू, मतलब वोटिंग एज है, इट हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम 21 ईयर टू 13 ईयर बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, तो इसका आंसर है 52nd। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एंटी डिफेक्शन लॉ इज कंटेन्ड इन द 10th शेड्यूल, करेक्ट। इट वॉज इंसर्टेड बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, करेक्ट। थर्ड इज इट केम इनटू फोर्स इन 1977, रॉन्ग। इट केम इनटू फोर्स इन 1985। इसका आंसर सेकंड एंड थर्ड। No, not second and third. इसका आंसर है फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द टर्म विप। नो, विप का जो टर्म है इट हैज़ नॉट बीन मेंशन्ड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंडली, द वोटिंग अगेंस्ट द पार्टी विप में अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन, करेक्ट। द पार्टी में कंडोन सच वोटिंग विद इन 15 days, करेक्ट। ये मैंने बता दिया था आपको। इसका आंसर है सेकेंड एंड थर्ड। Next is consider the following statement. Split is still an exception under the 10th schedule law. मैंने आपको बताया था that split clause had been removed by 91st Constitutional Amendment Act 2003। तो अभी कौन सा है, अभी की मर्जर है। मर्जर is an exception under the 10th schedule, correct। The split provision was removed by 91st Constitutional Amendment Act 2003। ये भी करेक्ट है। इसका आंसर क्या है, सेकेंड एंड थर्ड। And next is consider the following statement. The speaker decision under the 10th schedule is final and cannot be challenged in any court, wrong। मैंने बताया था the speaker decision is subject to the judicial review, तो ये गलत है। The Supreme Court upheld the constitutional validity of the 10th schedule in Kyoto होलोहन के, करेक्ट, 1992 में ये था। The judicial review is available again the speaker decision, करेक्ट। इसका आंसर क्या है, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट इज द फेमस एक्सप्रेशन आई राम गया राम इज एसोसिएटेड विथ एंटी डिफेक्शन लॉ। याद रखना ये, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही है। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।